Greetings of the day, students. Jai Swaminarayan. Today we will start with chapter 4 in geography, natural vegetation and wildlife resources. So let us begin with some of the information related to forests, like some basic informations. Okay, so there are about 4 layers in the forest based upon height of the trees. So very first layer is अंडरग्रोथ लेयर और फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर पे ऐसे प्लांट्स उगते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही कम हाइट के होते हैं, या तो 15 फीट या 5 मीटर की हाइट तक के प्लांट्स जो कि फ्लोर पे उगते हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर या अंडरग्रोथ लेयर में आते हैं. सेकेंड इज़ अंडर स्टोरी लेयर. थर्ड इज़ कैनोपी. कैनोपी यानी जो ट्री के जो टॉप्स हैं यानी स्टेम के ऊपर का पार्ट, उसे हम कैनोपी में काउंट करते हैं, यानी ग्रीन लीव्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जिसे कि हम अगर ऊपर से देखें तो पूरा फॉरेस्ट जो हमें ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है उसे हम कैनोपी बोलते हैं. एंड द लास्ट लेयर इज़ एमर्जेंट लेयर. जो कैनोपी के बाहर एक दो ट्रीज़ उगते हैं, यानी वो भी जो कैनोपी से भी लंबे होते हैं, ऐसे ट्रीज़ के लेयर को हम एमर्जेंट कहते हैं. अब लेयर्स के हिसाब से अलग अलग एनिमल्स एंड अलग अलग वेजिटेशन वहाँ पे हमें पाई जाती है. सो फर्स्टली एमर्जेंट लेयर्स में हमें बहुत सारे बर्ड्स देखने मिलेंगे. देन कैनोपी में मंकीज़, अंडर स्टोरी में स्नेक्स एंड फॉरेस्ट फ्लोर पर मैमल्स. ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है, बाकी इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हमें अलग अलग लेयर्स में देखने मिलते हैं. नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर, we will first learn about natural vegetation. So what is natural vegetation? Natural vegetation grows naturally, जिसमें ह्यूमंस को, मैनकाइंड को बिल्कुल भी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो वेजिटेशन है वो नेचुरली ग्रो हो जाती है, इज़ नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज़ exists in the same zone of life which is known as biosphere. अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर यानी जो पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा जो ग्लोबल कनेक्शन है, वो उसे हम क्या बुलाते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में हम जनरली क्या क्या देखते हैं? सो हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, लिथोस्फीयर अर्थ एंड एटमॉस्फेयर एयर. ये सभी चीज़ मिलके एक बनती है एंड दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर. In the biosphere, the interrelated and dependent on each other for survival. ये जो तीनों layers हैं which consists and form biosphere are interdependent, यानी एक दूसरे पे dependent रहते हैं. किसके लिए? सर्वाइवल के लिए. This interaction of living and non-living components is known as ecosystem. ठीक है. सो ये जो कनेक्शन है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, उसे हम क्या बुलाते हैं? इकोसिस्टम. जैसे कि वाटर नॉन लिविंग है पर हम लोग लिविंग बींग्स हैं. फिश जो है वो लिविंग बींग है और वाटर क्या है? नॉन लिविंग. पर लिविंग बींग को ज़िंदा रहने के लिए नॉन लिविंग वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और हमें भी लिविंग बींग की तरह नॉन लिविंग वाटर की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस डिपेंडेंसी ऑफ लिविंग ऑन नॉन लिविंग और नॉन लिविंग ऑन लिविंग इज़ नोन एज इकोसिस्टम. Natural vegetation and wildlife are the plants and animals that survive naturally in a specific region. ठीक है. सो नेचुरल वेजिटेशन तो हमने पढ़ लिया कि वो वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो होती है. बट नाउ व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ? सो वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, insects and aquatic animals.
All birds and animals, regardless of their size, contribute in different ways to maintain the balance in an ecosystem. कैसे भी बर्ड्स हो, छोटे बड़े या कैसे भी एनिमल्स हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, contributes in different ways to maintain a balance in ecosystem. बहुत ही छोटे से एनिमल या इंसेक्ट का भी इकोसिस्टम में उतना ही पार्ट है जितना बहुत बड़े या लार्ज एनिमल का होता है. ठीक है. सो एवरी एनिमल, इंसेक्ट, aquatic एनिमल, बर्ड्स आर वेरी नेसेसरी टू मेंटेन अ बैलेंस इन एन ecosystem. Now biomes. What are biomes? So a biome is a specific geographic area with naturally occurring species of flora and fauna. So biome consists of plants and animals having similar habitats. अब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, पर उन्हें जो सॉइल चाहिए रहती है, जो एनवायरनमेंट, टेम्परेचर रहता है, वो उन्हें जो ग्रो करने में हेल्प करता है वो सेम होता है. सो ऐसे प्लांट्स जो कि अलग है पर एक ही हैबिटेट यानी एक ही जगह पे साथ में ग्रो कर सकते हैं, ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं? बायोम्स. नाउ जैसे कि जो कैमल है, कैमल सिर्फ डेजर्ट में रह सकता है, एज इन मोस्टली डेजर्ट में रहता है, और जो कैक्टस प्लांट है वो भी सिर्फ डेजर्ट में उग सकता है. सो कैमल और कैक्टस सेम नहीं है पर वो सेम जगह पे रहते हैं. सो दैट इज़ नोन एज बायोम, कि वहाँ का फिज़िकल जो हैबिटेट है वो सेम होना चाहिए सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. Now, a biome can be made up of many ecosystems. Each biome is different with its particular physical features, climate, vegetation and wildlife. Okay, so हर एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम्स आ सकते हैं और हर एक बायोम से डिफरेंट होता है. With on the basis of what? On the basis of physical features, climate, vegetation and wildlife. Now, factors affecting natural vegetation and wildlife. अब नेचुरल वेजिटेशन तो नेचुरली ग्रो हो जाती है और वाइल्ड लाइफ जो है यानी बहुत सारे एनिमल्स वो ऐसे ही फॉरेस्ट पे रहते हैं. तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें अफेक्ट करते हैं? सो द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल, terrestrial plants and animals are different from aquatic plants and animal life. So ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स कौन से होंगे ये डिसाइड करते हैं. अब फॉरेस्ट जो है वहाँ पे सिर्फ टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पे चलते हैं वैसे ही एनिमल्स रह सकते हैं, राइट. वहाँ पे फ़िश नहीं रह सकती. इस फिश को ज़रूरी है वाटर. सो इसी तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वाटिक एनिमल्स बहुत ही अलग होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो भी अलग होता है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स. नंबर 1, क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर एंड क्लाइमेट. क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है. ठीक है. The plant and animals adapt themselves to their habitat. Plants as well as animals have certain adaptive mechanisms to survive during seasonal change and harsh climatic conditions. For example, some animals migrate to different places during certain seasons. If there are a drastic climate changes, plants and animals may not be able to adapt to the changes and may become endangered or even extinct. अब जैसे कि जैसे हमारे गुजरात में ही है एक नल सरोवर सेंचुरी. वहाँ पे जो फ्लेमिंगोज़ है वो बहुत सारी अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं. अब वो लोग अलग अलग जगह से यहाँ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है और उस ठंडी में वो लोग सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग नल सरोवर थोड़ी दिनों के लिए रहने आ जाते हैं. जैसे ही उनके ओरिजिनल हैबिटेट पर ठंडी ख़त्म हो जाती है, दे गो बैक टू द पेवेलियन.
इसी तरह अलग अलग क्लाइमेट चेंज को सरवाइव करने के लिए जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या उसी क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि पोलर बेयर। अब पोलर बेयर उतनी ठंडी में रहता है जहाँ हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर पोलर बेयर यहाँ आ जाए तो इतनी गर्मी में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो पोलर बेयर ने उस विंटर के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल। The types of soil of a region influence the vegetation in that region. This is in turn affects the type of animals found there. अब जहाँ जैसी सॉइल होगी वहाँ वैसे प्लांट्स उगेंगे, ठीक है। सो जैसे प्लांट्स उगेंगे वैसे वहाँ पे हमें एनिमल्स देखने मिलेंगे। जैसे कि अगर कहीं ऐसे ट्रीज़ उगते हैं जिस पे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं तो वो फ्रूट्स वाले रीजन में हमें बहुत सारे मंकीज़ देखने मिलेंगे। और फिर अब जिस ऐसे रीजन में जहाँ बहुत टॉल ट्रीज़ उगते हैं वहाँ हमें जिराफ देखने मिलेंगे। सो इसी तरह जो वेजिटेशन है किसी रीजन का वो किसे अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे जो एनिमल्स फाउंड हो रहे हैं उन्हें। ऑलराइट, नेक्स्ट, रिलीफ एंड एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड मतलब क्या? एल्टीट्यूड मीन्स लेवल ऑफ लैंड। जैसे कि हम अभी यहाँ हैं गुजरात में, सो यहाँ पे क्या है, प्लेन्स है, यहाँ पे माउंटेन्स यानी रेसिडेंशियल एरियाज़ पर माउंटेन्स नहीं है। पर जैसे ही हम माउंट आबू की तरफ जाएंगे वहाँ का एल्टीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, यानी वहाँ की जो ज़मीन की हाइट है वो बढ़ती जाएगी और एक जगह पे हमें जाके क्या मिलेंगे, माउंटेन्स। सो जैसे जैसे हम माउंट आबू की तरफ जाएंगे वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, यानी वहाँ ठंडी बढ़ती जाएगी। इसी तरह माउंटेन्स पे ठंडी बढ़ती है। सो विद द इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। सो ऐसे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे होते हैं अलग अलग तरह के लैंड्स। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज़। सो सब जैसे कि माउंटेन्स पे हमें पोलर बेयर देखने मिलते हैं, याक देखने मिलता है, वो हमें यहाँ नहीं मिलेंगे। और सिमिलरली जैसे कि यहाँ काव, डॉग, कैट ये सब देखने मिलते हैं, वैसे माउंटेन्स पे ये सब नहीं मिलेंगे। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल्स रिसाइड करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, सनलाइट एंड रेनफॉल। The sun-facing slopes receive sunlight which helps in the growth of vegetation. Windward slopes receive rainfall which helps in thick growth of natural vegetation, while the leeward side remains almost dry and has just shrubs and scrubs. So यहाँ सनलाइट एंड रेनफॉल हर एक टाइप के ट्री को उगने के लिए नेसेसरी होता है, पर आपकी टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली माउंटेन रीजन की बात की है। सो एक माउंटेन पे जिस तरफ सन की लाइट सबसे ज़्यादा आती है दैट इज़ नोन एज सन फेसिंग स्लोप्स। तो सन फेसिंग स्लोप्स पे सनलाइट सबसे ज़्यादा आती है, तो वहाँ ऐसे ट्रीज़ उगते हैं जिन्हें सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। देन द ऑपोजिट साइड ऑफ सन फेसिंग स्लोप्स इज़ नोन एज विंडवर्ड स्लोप्स। अब विंड जैसे कि सन फेसिंग स्लोप्स पे बहुत सारी सनलाइट आती है, वैसे ही विंडवर्ड स्लोप्स पे क्या ज़्यादा होता है, रेनफॉल। सो वहाँ ऐसे प्लांट्स उगते हैं जिन्हें रेनफॉल या फिर वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, सो वी स्टडीड अबाउट two sides of mountains. Now third side and fourth side, both sides are known as leeward sides. अब leeward sides are almost dry and has just shrubs and scrubs. leeward sides पे बहुत ज़्यादा important vegetation नहीं उगते, वहाँ सिर्फ shrubs और scrubs ही उगते हैं। Alright, so these were the factors affecting natural vegetation and wildlife. Now vegetation and wildlife are valuable resources.
जैसे हमें जीने के लिए यानी अपनी लाइफ कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, घर चाहिए होता है, खाना खाने के लिए चाहिए होता है, कपड़े पहनने के लिए चाहिए होते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ के लिए और पूरे अर्थ के लिए वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल है। Natural vegetation means the plants that grow naturally in an area. Much of the natural vegetation has now been impacted by human activities such as deforestation, cultivation, and grazing. Natural vegetation and wildlife are valuable resources. Let us read. So, बहुत सारे जो नेचुरल वेजिटेशंस है वो किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से। ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे तो वो डिस्ट्रॉय हो रहे। सो ह्यूमन बींग्स आर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, कल्टीवेशन एंड ग्रेजिंग। ह्यूमन्स अपने सेल्फिश नीड्स के लिए फॉरेस्ट को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे, और जो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है तो वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अब कहाँ रहेंगे। सो उनका घर भी हम छीन रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड। So let us read about natural vegetation first. Natural vegetation provides timber, shelter to animals, and many forest products such as fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, and medicinal plants. अब नेचुरल वेजिटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशंस प्रोवाइड वुड. वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर्स एंड मैनी अदर थिंग्स. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर टू एनिमल्स. जो एनिमल्स है वो उनका घर भी है. और हमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें सिर्फ ट्रीज से मिलते हैं वैसे प्रोडक्ट्स भी हमें नेचुरल वेजिटेशन देता है, जैसे कि फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स. लेटेक्स मीन्स गम, टर्पेंटाइन ऑयल एंड मेडिसिनल प्लांट्स. एज इन गम यानी फेविकॉल वाला गम नहीं, गम इज़ अ काइंड ऑफ रबर. Trees and plants produce oxygen which supports life, and the main source of living thing is oxygen, जो कि which is produced by trees. They act as shelter belts, protect soil erosion and help in replenishing the groundwater. अब जहाँ ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो सॉइल है वो भी काफ़ी फर्टाइल होती है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. Now let us see why wildlife is important. So wildlife comprises animals, birds, insects as well as aquatic life forms. We get meat, milk, wool and hides from animals. Honeybees provides us with honey and wax. Insects are the main agent of pollination. So वाइल्ड लाइफ में हम क्या क्या देखने मिलते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म. और उनसे हमें क्या क्या मिल रहा है, मीट, मिल्क, वूल एंड हाइड्स. हाइड्स यानी हाइड्स मीन्स स्किन ऑफ एन एनिमल, जिससे हम लेदर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं. नाउ अब स्पेसिफिकली हनी बीज हमें क्या देते हैं, हनी एंड वैक्स. इंसेक्ट्स जो है वो किस में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में. और पॉलिनेशन से क्या होता है, इंक्रीज़ इन फ्लावर्स ग्रोथ, और उससे इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्रूट्स. सम एनिमल्स प्ले द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स एज द क्लीन एंड द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स. अब जो एनिमल्स हैं जो कि स्कैवेंजर्स है यानी कि जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं. Some insects and living organism act as decomposer in the ecosystem. अब जो कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जो भी वेस्ट होता है उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज यानी टू कन्वर्ट अ वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक. All animals, insects and microorganisms play important role in maintaining a balance in the ecosystem. So as said earlier, बहुत छोटा एनिमल की भी इकोसिस्टम में उतनी ही जगह है जितने की बहुत बड़े एनिमल की होती है. अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक फैक्ट बॉक्स दिया है, लेट्स रीड अबाउट इट. सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द रेड क्रैब माइग्रेटिंग. The red crab
एक ऐसी तरह के क्रैब है जो क्रिसमस आइलैंड पर मिलते हैं। अब क्रिसमस आइलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। The red crabs live on land, but every year about 43 million Christmas Island red crabs migrate together across the island to the ocean to breed. Authorities have to close sections of roads and build crab fences to let them cross over safely. So, रेड क्रैब्स जो है वो मेनली लैंड पे रहते हैं और वो एक आइलैंड पे मिलते हैं. सो but every year about 43 million Christmas Island red crabs migrate together. हर साल कम से कम 43 मिलियन रेड क्रैब्स जो है वो आइलैंड से ओशन पार करके लैंड पे आते हैं टू ब्रीड. ऑलराइट. सो जो अथॉरिटीज़ है, जो ओशन एंड लैंड अथॉरिटीज़ है, वो ये क्रैब्स का सेफली माइग्रेट करने में हेल्प करती है बाय मेकिंग फेंसेस और ब्रिज. दे नॉर्मली ट्रैवल 5 किलोमीटर्स, ट्रैवलिंग अप टू 12 आवर्स ओवर 5 days. सो उनको माइग्रेट करने में यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 5 days. एक दिन में वो लोग 12 घंटे चलते हैं और टोटल वो लोग 5 किलोमीटर ट्रैवल्स करते हैं. At the beginning of the wet season, they move out of the forest to the coast to breed. The males arrive at the sea first, followed by the females, who soon outnumber them. As tiny babies, they travel back from sea to the forest, a trip that takes about 9 days. Now, the humpback whale. The longest migration among mammals is observed in humpback whale. यानी ऐसा माइग्रेशन एज इन द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन जो है मैमल्स में, वो कहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम्पबैक व्हेल्स पे. दे माइग्रेट फ्रॉम एंटार्क्टिका टू द वार्मर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ द पैसिफिक टू मेट एंड प्रोक्रिएट ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग. सो जब एंटार्क्टिका इज़ ऑलरेडी अ आइसी कोल्ड रीजन. सो जब वहाँ विंटर पड़ता है तो वहाँ के जो हम्पबैक व्हेल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? पैसिफिक ओशन में, टू मेट एंड प्रोक्रिएट. ईच ईयर एटलीस्ट 1200 हम्पबैक माइग्रेट 5000 किलोमीटर टू द कोस्टल वाटर्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड फीजी. हर साल कितने हम्पबैक माइग्रेट करते हैं? 1200. और वो लोग कितने किलोमीटर्स चलते हैं? 5000 किलोमीटर्स. और एट द एंड ऑफ द ट्रैवल वो कहाँ पहुँचते हैं? ऑस्ट्रेलिया एंड फीजी. Whales expecting to be mothers and those who had calves in the previous year are the first to go to the north. The males follow later. Alright, this is enough for today. We will continue in the next lecture. Thank you.